हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, मेडिको शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे आज से हम एक नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, फार्मेसी क्विज सीरीज, जिसका पार्ट 1 आज आपके साथ डिस्कस होगा, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो हेल्पफुल होंगे उन स्टूडेंट को जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड जो हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर्मेट की बात करें, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं विद आंसर्स, एंड कुछ डिस्कशन होगा उनके ऑप्शंस पे। जैसे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, एक 5 सेकेंड का टाइमर ऑटोमेटिकली रन होगा। आपको विद इन 5 सेकेंड के अंदर अपने नोट्स में उसका करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करना है, एंड पेन पेपर अगर साथ में है तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे आंसर्स आपको करेक्ट वे में मिले, साथ में जो भी ऑप्शंस है उसके बारे में भी हम जितना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, एंड ऑप्शंस है क्रोनिक ऑब्जेक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ऑप्शन बी क्रोनिक ऑपरेटिव पल्मोनरी डिसीज, ऑप्शन सी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट डिसीज, एंड ऑप्शन डी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सो टाइम आउट, एंड देखते हैं करेक्ट आंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जिन लोगों ने इसे करेक्ट मार्क किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड चलिए अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सीओपीडी स्टैंड फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब इस केस में होता क्या है, कुछ सिम्टम्स आते हैं जहाँ पे फ्रिक्वेंट कफिंग हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, एक्सेस स्पूटम देखने को मिल सकता है, एंड ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आ सकती है। सो डिसीज कौन कौन से आ सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होगा अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्पेसिमा, जहाँ पे ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं। सो जब नैरो हो जाती है आपके एयरवेज, उस टाइम पे आपको सीओपीडी की इस कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ऑप्शन ये है क्रोनिक ऑब्जेक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सो ऑब्जेक्टिव टर्म कुछ रेलेवेंट नहीं रखती है। ऑप्शन बी क्रोनिक ऑपरेटिव पल्मोनरी डिसीज। सो अगेन इसका भी अगर आप देखें तो फार्माकोलॉजिकली इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट डिसीजेस ये भी सीओपीडी के साथ किसी भी तरीके से रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ डायबिटीज? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग ब्लड शुगर थ्रू डाइट, ऑप्शन बी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ऑप्शन सी इंसुलिन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आपका टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है। ओके, जान लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। यस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज अगर आप एक डायबिटीज को ट्रीट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा आपके डाइट को मॉडिफाई करके। सेकेंड ऑप्शन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी की वजह से हम अपने ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन सी जहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ है, जहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया जाता पैनक्रियास के थ्रू, उस टाइम पे हम डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। सो बाय यूजिंग ऑप्शन ए, बी एंड सी हम इस तरीके से अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जो कभी भी क्योर नहीं होने वाली, इसलिए सिर्फ हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। व्हाट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज? एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नोज, ऑप्शन बी एल्वेओलाई, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, एंड ऑप्शन डी इज लंग्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है।
चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एल्वेओलाई इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एल्वेओलाइज टाइनी एयर सैक्स होती है लंग्स के अंदर, जो हमारे ब्रोंकाइल्स के एंड पे ये कनेक्ट होती है, एंड इनका इंपॉर्टेंट काम होता है गैसेस का एक्सचेंज कराना, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड सर्कुलेशन में देना एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एक्सहेल कर देना। सो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए नोज। नोज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज नोज की हेल्प से हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर एंटर करती है एंड एयर को मॉइस्ट करना, वार्म करना, डस्ट को रिमूव करना एंड स्मेल सेंसेशन देना, ये नोज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ऑप्शन सी ब्रोंकाइज एक ट्यूब होती है जो एयर को कैरी करती है टुवर्ड्स लंग्स। ऑप्शन डी इज लंग्स, एक ऑर्गन जो हमारे थोरैक्स में है बोथ साइड एंड जिसके अंदर एयर फील्ड की जाती है, जिसे हम लंग्स बोलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिल्डअप ऑफ प्लाक कॉजिंग द नैरोइंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज नोन एज। एक टर्म आपको पूछा गया है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्ट्रोक, ऑप्शन बी हार्ट अटैक, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑप्शन डी एंजेना पेक्टोरिस। सो अगर आपने क्वेश्चन सही से समझा है तो एक प्लाक जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स नैरो हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। सो आपका टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है। यस एंड ओके, अब जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस इज द करेक्ट आंसर। इस कंडीशन के अंदर आर्टरीज की वॉल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एक प्लाक डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो होती है एंड ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रोक। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन सेल्स को कंप्लीट ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई किया जाता एंड इसीलिए ब्रेन सेल्स डेड हो जाती है। ऑप्शन बी इज हार्ट अटैक। जब हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो नहीं मिलता, जब हार्ट के अंदर कुछ ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं, तब जाके आगे डेवलप होती है कंडीशन हार्ट अटैक। एंड ऑप्शन डी इज एंजेना पेक्टोरिस। सो इसी को हम इस्केमिक हार्ट डिसीज भी बोलते हैं या इस्केमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस किया जाता है। सप्लाई एंड डिमांड दोनों के अंदर जब डिफरेंस आता है तो अब नॉर्मल चेस्ट पेन होने लगता है, जिसी को हम एंजेना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज, एंड ऑप्शंस आर पल्मोनरी आर्टरी, एवोर्टा, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके एंड लेट्स सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एवोर्टा इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसके सारे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं आर्टरीज क्या होती है। सो आर्टरीज हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट होती है, ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करती है एंड सप्लाई करती है टू ऑल द बॉडी सेल्स। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना एंड हार्मोन्स को बॉडी के अंदर थ्रू आउट रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आर्टरीज का। अब आर्टरी ये ऑप्शन में जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का इंपॉर्टेंट काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट साइड से लेकर जाना हार्ट के टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। एंड एवोर्टा जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इज द मेन आर्टरी जो ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है। एवोर्टा हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट की जाती है। ऑप्शन सी में है राइट कोरोनरी आर्टरी।
राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल्स को, राइट एट्रियम को, एंड जो हमारे एसए एंड एवी नोड्स होते हैं उनको, एंड जिसकी वजह से हमारे हार्ट को रिदम मिलता है, हमारे हार्ट के रिदम को रेगुलेट किया जाता है। ऑप्शन डी में है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लड को सप्लाई करना लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम को, राइट। सो ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, डायग्राम के हिसाब से आपको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए, जिन्होंने अच्छी तरीके से एवोर्टा को मार्क किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज which of these is a symptom of angina, and options are option A fever, option B heartburn, option C chest pain, and option D headache. And your time start now. So let's find out the correct answer. Option C chest pain is the correct answer, बिकॉज एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन होती है जहां पे अब नॉर्मल चेस्ट पेन देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। क्यों होता है? बिकॉज सफिशिएंट ब्लड अगर नहीं मिलता है हार्ट को, तब जाके हार्ट में कंप्रेशन, एक स्क्वीजिंग एंड पेन देखने को मिलता है, इसी को हम चेस्ट पेन बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस जैसे ऑप्शन ए में आपको फीवर है, बी हार्टबर्न, सी हेडेक, ये उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते, एंड इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द शेप ऑफ थायराइड ग्लैंड इज, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी बर्ड, एंड ऑप्शन डी इज बीन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। Okay, let's find the correct answer. Option A butterfly is the correct answer. थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक, जो हमारे नेक के लोअर पार्ट पे सिचुएटेड होती है, ट्रकिया के सामने एंड लैरिंग्स के इंफीरियर होती है, जिसका मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। एंड जब प्रोडक्शन में इश्यूज आते हैं, इम्बैलेंस होता है, सो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। जब ये नेक में प्लेस होता है तो उसका शेप बटरफ्लाई की तरह दिखता है, इसीलिए ऑप्शन ए बटरफ्लाई इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस लाइक ऑप्शन बी एप्पल, बर्ड एंड ऑप्शन डी बीन, ये बटरफ्लाई की शेप में या हमारे थायराइड ग्लैंड के शेप में नहीं है, इसलिए इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग इज, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी इज सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन सी इज इनहेलेशन रूट, एंड ऑप्शन डी इज पेरेंटल रूट। सो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढना है जिसके अंदर ड्रग को टंग के नीचे प्लेस किया जाता है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लेट्स फाइंड द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सबलिंगुअल रूट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सबलिंगुअल रूट के अंदर आप देखते हो ड्रग को टंग के नीचे प्लेस किया जाता है। क्यों? बिकॉज हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करना है, जिसके थ्रू उस ड्रग का रैपिड अब्जॉर्प्शन होगा एंड जिसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल हो सकता है यूजिंग ब्लड वेसल्स। अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जहां पे लीवर के अंदर ड्रग जाने के बाद लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है एंड उसके बाद उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है। सो आगे जाके वायबिलिटी लेस मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। लीवर के साथ लंग्स एंड जीआईटी के अंदर भी ड्रग का डिग्रेडेशन होता है। सो इसी को अवॉइड करने के लिए हम सबलिंगुअल रूट्स को प्रीफर करते हैं।
ओरल रूट जिसके थ्रू हम सॉलो करेंगे, इनहेलेशन रूट, सो ये विद द हेल्प ऑफ माउथ ड्रग को इनहेल किया जाएगा। एंड पेरेंट्रल, पेरेंट्रल रूट 5 तरीके के होते हैं। सबक्यूटानस जिसे आप एससी या एसक्यू बोल सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल आईपी बोल सकते हैं, इंट्रावेनस आईवी बोल सकते हैं, देन इंट्राडर्मल आईडी बोल सकते हैं, एंड इंट्रामस्कुलर आईएम बोल सकते हैं। इन सारे 5 कैटेगरी को मिला के पेरेंट्रल रूट बोला जाता है। बट सबलिंगुअल की बात चल रही थी बिकॉज हमें ड्रग को टंग के अंडर प्लेस करके वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन लेना है। सो द बेस्ट रूट इज सबलिंगुअल रूट। क्वेश्चन 9th, study of what the drug does to the body is called as, and options are pharmacokinetics, biopharmaceutics, option C is pharmacodynamics, and option D is pharmacology. And your time start now. Okay, let us understand the best answer. Option C pharmacodynamic is the correct answer. फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम किसी भी ड्रग का इफेक्ट्स एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं, इसीलिए स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी कम्स अंडर फार्माकोडायनेमिक्स। बाकी ऑप्शंस जैसे ऑप्शन ए इज अ फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स को आप शॉर्ट में पीके बोलते हैं। एंड ये एक स्टडी होती है जहां पे बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, इंटरैक्ट करती है एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स के साथ, इसकी स्टडी की जाती है। देन ऑप्शन बी इज बायोफार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर मेनली फोकस किया जाता है फंडामेंटल्स एंड अप्लाइड साइंसेस पे, जिसके अंदर ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, डोसेज फॉर्म्स, कुछ सिलेक्टेड डिलीवरी सिस्टम्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थेरापेटिक्स एंड टॉक्सिक रिस्पॉन्सेस इसके अंदर स्टडी की जाती है। एंड ऑप्शन डी इज फार्माकोलॉजी, is a branch of medicines, biology and pharmaceutical science, जो डील करती है ड्रग्स, मेडिकेशन, उसके एक्शन एंड थेरेपीज के साथ। सो आई होप जिन लोगों ने ऑप्शन सी फार्माकोडायनेमिक्स मार्क किया है उनको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर का क्लियर है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज the agents which acts on CNS relieve anxiety or calm down the patients. And options are option A general anesthetics, option B hypnotics, option C sedatives and option D antidepressant. So ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। ओके, तो जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सीडेटिव इज द करेक्ट आंसर। सेडेटिव्स आर द ड्रग्स और मेडिसिन जो पेशेंट को फील कराते हैं कामनेस एंड स्लीप को इंड्यूस करते हैं। ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। तो एंजाइटी को समझते हैं। एंजाइटी बेसिकली एक कंडीशन होती है जहां पे पेशेंट को हमेशा इंटेंस, एक्सेसिव या फिर परसिस्टेंट वरी इस तरीके की फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे फास्ट हार्ट रेट होता है, रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न होगा, स्वेटिंग आ सकती है या टायर्डनेस फील हो सकता है। एक पेशेंट अपने आप भी अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर हेल्दी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर स्लीप पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा एंड रिलैक्सेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी। साथ में जो सराउंडिंग में कोई ग्रुप्स होंगे उनके साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मॉरल सपोर्ट एंड फॉर हैप्पीनेस। सो इस तरीके से एक पेशेंट अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सिडेटिव ड्रग्स इसके लिए मेडिकेटेड एक थेरेपी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ये आपके सामने है जनरल एनेस्थेटिक्स। सो इसके अंदर ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं विद एनाल्जेसिक्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के साथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस एज वेल एज इनहेलेशन के थ्रू भी दिया जा सकता है। और जैसे जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स देने हैं तो आप इनहेलेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। एंड इसकी वजह से
पेशेंट को कॉमा इंड्यूस होता है एंड उसके प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस का लॉस होता है। जब भी कोई सर्जरीज परफॉर्म करनी है उस टाइम पे ये ड्रग्स दिए जाते हैं। ऑप्शन बी हिप्नोटिक्स। सो हिप्नोटिक्स स्लीप को इंड्यूस करते हैं एंड स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन के क्लासेस। अगर कोई इंसोम्निया का पेशेंट है उसको आप बेंजोडाइजेपिन के कुछ ड्रग्स दे दोगे तो उनका स्लीपिंग पैटर्न अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज एंटी डिप्रेसेंट। नेम इटसेल्फ इंडिकेट ये मेडिसिन डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। सो डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होती है जहां पे किसी पेशेंट का मूड या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी एक्टिविटीज में, एंड सिग्निफिकेंटली ये उस पेशेंट की डेली लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। सो चलिए, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी सिडेटिव्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by sudden periodic attacks of motor, sensory or psychological malfunction. And options are Parkinson's disease, option B epilepsy, option C is Alzheimer disease, and option D is psychosis. And your time starts now. ओके, सो चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इपिलेप्सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस जो थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो इसलिए अभी के क्वेश्चन में हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होती है जो अफेक्ट करती है हमारी ब्रेन, हमारे नर्व्स एंड जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हमने ऑप्शन बी मार्क किया है इपिलेप्सी। सो इपिलेप्सी एक सीएनएस डिसऑर्डर होती है जहां पे ब्रेन के अंदर की एक्टिविटीज अबनॉर्मल होती है एंड जिसकी वजह से सीजर्स या पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर होने के चांसेस है एंड समटाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस भी होता है। ऑप्शन ए को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस डिसीज। जब किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स डैमेज हो जाती है एंड जिसकी वजह से डोपामाइन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो जब डोपामाइन की लेवल ड्रॉप होने लगती है तब सीएनएस डिसऑर्डर जनरेट होती है, जिसके अंदर मेनली अफेक्ट होता है मूवमेंट पे एंड तब ट्रिमर्स इनिशिएट किए जाते हैं। सो इसे बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज। ऑप्शन सी अल्जाइमर डिसीज। सो इस कंडीशन के अंदर किसी पेशेंट के ब्रेन सेल्स का जब कनेक्शन या फिर ब्रेन सेल्स अपने आप डीजनरेट हो रही है एंड डाई कर रही है, उस टाइम पे एक प्रोग्रेसिव डिसीज डेवलप होता है जिसकी वजह से मेमोरी डिस्ट्रॉय की जाती है एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस इम्बैलेंस होते हैं, जिसको हम अल्जाइमर डिसीज बोलते हैं। ऑप्शन डी साइकोसिस, एक मेंटल डिसऑर्डर जहां पे एक पेशेंट अपने आप को रियलिटी से डिस्कनेक्ट करता है एंड इसी का रिजल्ट होता है सिजोफ्रेनिया, एक साइकेट्रिक इलनेस। कई बार देखा जाता है मेडिकेशन या ड्रग्स के यूज के बाद भी साइकोसिस का केस डेवलप हो सकता है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द ड्रग कॉल्ड लेगेक्टिल इज, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्लोरप्रोमाजिन, ऑप्शन बी हैलोपेरिडोल, ऑप्शन सी डाइजेपाम एंड ऑप्शन डी फिनोबार्बिटोन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्लोरप्रोमाजिन इज द राइट आंसर। सो क्लोरप्रोमाजिन एक सिंथेटिक ड्रग होता है जो यूज किया जाता है एज अ ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव एंड एंटीएमिटिक्स। फिनोथायाजीन की डेरिवेटिव्स में से एक है जो एंजाइटी को रिड्यूस करता है एंड मेंटल डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एंड सबसे पहले क्लोरप्रोमाजिन यूज किया था लेगेक्टिल ब्रांड के अंदर एज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। बाकी ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बी हैलोपेरिडोल जो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। जब सिजोफ्रेनिया, मैनिया एंड हेलुसिनेशन को ट्रीट करना है तो उस टाइम पे आप हैलोपेरिडोल यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज डाइजेपाम जो बेंजोडाइजेपिन की फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट एक्ट एज अ एंजियोलाइटिक
जो एंजाइटी को ट्रीट करेगा, इंसोम्निया, मसल स्पाज्म, सीजर्स एंड अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स में हेल्प कर सकता है। एंड ऑप्शन डी इज फिनोबार्बिटोन, इट यूज्ड टू कंट्रोल सीजर्स एंड रिलीव एंजाइटी। So question number 13, in the treatment of Parkinson's disease, levodopa is given in combination with, and options are option A phenytoin, option B caffeine, option C amphetamine, and option D is carbidopa. And your time starts now. चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी कार्बिडोपा इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्किंसंस डिसीज को ट्रीट करने के लिए लियोडोपा को आप किस ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दोगे, एंड आंसर इज कार्बिडोपा। क्यों? बिकॉज कार्बिडोपा उस क्लास से बिलोंग करता है जिसे हम डी कार्बोलेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, एंड ये तभी काम होता है जब लियोडोपा ब्रेन के अंदर एंटर करके डोपामाइन की लेवल को इंक्रीज कराता है। लेकिन यहाँ पे लियोडोपा का ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए साथ में कार्बिडोपा दिया जाता है जो लियोडोपा का ब्रेकडाउन को रोक सकता है। एंड बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए फिनाटोइन एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो हेडेंटोइन फैमिली से बिलोंग करता है, एंड इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है एज अ एंटी कन्वर्जन ट्रीट करना, जो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। ऑप्शन बी इज कैफीन। कैफीन लियोडोपा के मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को रोक सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एंड इसीलिए कैफीन के साथ लियोडोपा को प्रिफर नहीं कर सकते। अब समझते हैं ऑप्शन सी एम्फेटामाइन एक ड्रग कैटेगरी होती है जो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करती है, जैसे ओबेसिटी, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक नया टर्म है जिसमें पेशेंट को एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल एंड डे टाइम में स्लीपनेस इंड्यूस होता है। एंड एम्फेटामाइन एडीएचडी में भी हेल्प करता है। एडीएचडी स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो इसको ट्रीट करने के लिए भी आप एम्फेटामाइन देते हो, एंड इन सारे प्रॉपर्टीज की वजह से आप इसे पार्किंसंस डिसीज में लियोडोपा के साथ नहीं कंबाइन यूज कर सकते। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट यूज्ड ओरली। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ओरली नहीं दिया जा सकता, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द करेक्ट आंसर। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरल रूट से क्यों नहीं दिया जा सकता? बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, एंड इसीलिए हमें इसको रेगुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की फॉर्म में देना पड़ता है, जिसका मैक्सिमम डोज होता है 1 ग्राम पर डेली। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ये एम्पिसिलिन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं, एंड इसमें ओरली डोज अवेलेबल है 50 to 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से आपको डोज देना पड़ता है। ऑप्शन बी इज अमोक्सिसिलिन, अगेन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेल्प करता है, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया, फॉर स्टमक अल्सर। इन केस अगर कोई चाइल्ड है एंड ईयर इन्फेक्शन है तो भी अमोक्सिसिलिन चाइल्ड को दिया जा सकता है। एंड अडल्ट का एक मैक्सिमम ओरल डोज होता है 20 to 40 mg पर kg पर बॉडी वेट पर डे। एंड ऑप्शन डी की बात करें, सो ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शन, पेल्विक का अगर इन्फ्लामेशन है तो, एंड इसका एक ओरल डोज 333 mg पर 8 आवर्स के हिसाब से एंड 500 mg पर 12 आवर के हिसाब से
दिया जा सकता है। बाकी तीनों एंटीबायोटिक्स आपको ओरल फॉर्म में अवेलेबल हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में ही एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15। The uncontrolled growth of abnormal cell is, and options are option A rheumatoid arthritis, option B gout, option C ulcer, and option D is cancer. And your time starts now. Okay, let's find the correct answer. Option D cancer is the correct answer. So कैंसर एक डिसीज जहां पे बॉडी के अंदर अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है एंड साथ में बॉडी के अंदर की नॉर्मल टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जान लेते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। इस केस में मेनली अफेक्ट किए जाते हैं जॉइंट्स, हैंड्स एंड फीट के। जब बॉडी की इम्यून सिस्टम अपने खुद के टिश्यूज के ऊपर अटैक करती है या इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करती है तब हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 गाउट, एक कंडीशन जहां पे जॉइंट्स के अंदर रेडनेस एंड टेंडरनेस देखने को मिलता है। इसका मेन कारण होता है यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन एंड उसका डिपोजिशन इन द जॉइंट्स, सो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सीवियर पेन देता है। ऑप्शन सी अल्सर, अल्सर फॉर्मेशन तब होता है जब सोर डेवलप किए जाते हैं हमारे इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे स्टमक के अंदर का एसिड हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को डैमेज करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, heparin can be given by, and options are option A oral route only, option B parenteral route only, option C sublingual route only, and option D inhalation route only. एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी पैरेंटल रूट ओनली इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हिपैरिन एक ड्रग है जो दिया जाता है मेनली टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड जहां पे ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लंग्स इनके अंदर कुछ कंडीशन डेवलप होती है एंड जिसको ट्रीट करने के लिए आप हिपैरिन प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन ये पैरेंटल रूट से ही देना बहुत जरूरी है, बिकॉज हिपैरिन एक सॉल्यूशन फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है जो आप इंट्रावेनस या सबक्यूटेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही दे सकते हो। इसलिए ऑप्शन ए ओरल रूट ओनली नहीं दे सकते एंड ऑप्शन सी सबलिंगुअल रूट ओनली ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा एंड ऑप्शन डी इनहेलेशन रूट ओनली ये भी ऑप्शन नहीं कंसिडर किया जा सकता। सो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लोकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज इनहेलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। ओके, एंड जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है। सो ये बेसिकली एक फिनोमिनन होता है जहां पे एक ड्रग को बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होना पड़ता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एंड जिसकी वजह से जो एक्टिव ड्रग हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया है उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है। सो साइट ऑफ एक्शन पे वो ड्रग लेस क्वांटिटी में, लेस वायबिलिटी में मिल सकता है। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर मेनली होता है लीवर के अंदर, देन लंग्स एंड
इन GIT। सो इसीलिए ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दे सकते हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो लोकल एप्लीकेशंस नो। ऑप्शन सी सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है। एंड ऑप्शन डी इनहेलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हम वैलिड आंसर के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द एजेंट्स विच फैसिलिटेट और एक्सेलरेट इवैक्यूएशन ऑफ bowels आर, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कार्मिनेटिव्स, ऑप्शन बी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन सी laxatives, and option D emetics. And your time starts now. Okay, let's find the correct answer. Option C laxative is the correct answer because क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऐसे ड्रग्स ढूंढना है जो बोवेल्स को इवैक्यूएट करने में हेल्प करे। एंड ऑप्शन सी में लेग्जेटिव्स है। लेग्जेटिव्स हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती है, इसलिए राइट आंसर इज लेग्जेटिव्स। अब जान लेते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ए इज कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव मेनली हेल्प करते हैं टू एक्सपेल गैसेस फ्रॉम स्टमक एंड GIT, एंड जहाँ पे फ्लैटुलेंस या एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट होता है वहां पे भी ये रिलीफ दे सकते हैं। ऑप्शन बी कॉन्ट्रासेप्टिक्स, सो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक्स दिए जाते हैं। एंड ऑप्शन डी इज इमेटिक्स, कुछ मेडिसिन और कुछ सब्सटेंसेस जिनकी वजह से वोमिटिंग हो सकता है उन्हें हम इमेटिक्स बोलते हैं। ओके, सो जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द रॉन्ग अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सबक्यूटेनस रूट, ऑप्शन बी इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर रूट, एंड ऑप्शन डी ओरल रूट। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। तो जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ओरल रूट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है कि इंसुलिन के बारे में कौन सी चीज है जो एक रॉन्ग कंसिडर की जाती है। सो इंसुलिन आप कभी भी ओरल रूट से दे नहीं सकते। क्यों? बिकॉज इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है एंड ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ डिग्रेड हो सकता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में है सबक्यूटेनस रूट। सबक्यूटेनस रूट वाइडली यूज किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजी होता है एंड पेशेंट इसको प्रीफर करते हैं। ऑप्शन बी इज इंट्रावेनस। यस, इंट्रावेनस रूट से भी इंसुलिन दिया जा सकता है लेकिन यहाँ पे ओनली क्लियर एंड रेगुलर इंसुलिन को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड साथ में कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है बिकॉज अगर आप इंट्रावेनस इंसुलिन को प्रोवाइड करते हैं तो सडनली शुगर लेवल ड्रॉप हो सकती है एंड पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। एंड ऑप्शन सी इज इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में आपको प्रॉपरली एप्रोप्रिएट फैटी टिश्यूज में ही इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन एंड अगर हैंडलिंग स्किल प्रॉपर नहीं है एंड आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज कर रहे हैं तो शायद इंट्रामस्कुलर आपके लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देना चाहते हो तो आप फैटी टिश्यूज में या इंट्रामस्कुलर रूट में इंजेक्ट कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की ट्यूटोरियल का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। द अडल्ट डोज ऑफ सेट्रिजिन इज, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5 mg to 10 mg और 20 mg orally, ऑप्शन बी 100 mg OD, ऑप्शन सी 50 mg BD, and option D 20 mg TID, and your time starts now. ओके, चलिए जान लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 5 mg to 10 mg और 20 mg orally is the adult dose of cetirizine because cetirizine एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है जो हमें एलर्जिक सिम्टम्स से रिलीव करता है। एंड ऑप्शंस में आप देखोगे बाकी जैसे ऑप्शन बी में है 100 mg OD, ऑप्शन सी में 50 mg BD
2 times a day, and option D 20 mg TID 3 times a day. सो ये तीनों डोज हेवी हो सकते हैं एंड जिसकी वजह से ड्राउजीनेस आ सकता है. सो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है, बिकॉज आज हमने कोशिश की है कि आपको 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड करें एंड जिसके अंदर हमने बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है, ताकि इन फ्यूचर अगर उस ऑप्शंस के बेस पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे. इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए. तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना. फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो के साथ.